हो गया मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे बीच में स्लाइड्स आएंगी और उसके हम आप ऑलरेडी शायद इसको कर चुके हैं, बट स्टिल हम थोड़ा सा फास्ट पे इसको रिवीजन के तौर पर लेंगे। मैम हमको शुरू से बताइएगा, फास्ट करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट से। श्योर। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी जो है पहले तो हम उसके बारे में ही समझेंगे कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। तो एनाटॉमी एक्चुअली जो है वो एक स्टडी हम कहते हैं जो कि हमारे शरीर की, ह्यूमन बॉडी के बारे में जो भी हम अगर उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उस संरचना के बारे में, तो बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में समझना जो होता है, जो अध्ययन किया जाता है, वह एनाटॉमी कहलाती है। कोई भी हमारे शरीर के अंदर जो भी हम पार्ट देख पाते हैं अपनी आंखों से, विजिबल जो हमारे पार्ट्स होते हैं, या हम फिर किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से भी उनको कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं देख पाते हैं, तो वो सारे हमारे बॉडी का जो संरचना है वो, उसके बारे में हम जब उसका अध्ययन करते हैं वह एनाटॉमी कहलाती है। बेसिकली द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। अब वही बॉडी के पार्ट हमारे काम कैसे करते हैं, वो फंक्शन कैसे करते हैं, उस चीज को समझना हमारा फिजियोलॉजी कहता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शन को, उसकी क्रिया प्रणाली कैसे चलती है उसके बारे में जो समझाता है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलती है। फिजियोलॉजी बेसिकली हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, फिजियो और लॉजी। ठीक है, फिजियो का मतलब होता है फंक्शनिंग, मतलब क्रिया प्रणाली, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना या शिक्षा। किसी के शिक्षा प्राप्त करना, किसी कोई चीज कैसे कार्य करती है। और यहाँ पे संबंध हमारे शरीर के अंगों के बारे में है, शरीर के जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो भी तंत्र हैं, अंग हैं, उनके बारे में जब हम समझते हैं कि वो काम कैसे करते हैं, उस जो है स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ओके। तो अब हमारा शरीर बना कैसे है। हमारा शरीर बहुत चीजों से मिलकर बना है। अगर हम बाहरी तत्व की तरफ देखते हैं तो पहले हमारा एक पूरा जो हम शरीर है उसको समझते हैं। वो शरीर भी हमारे बहुत छोटी छोटी चीजों से बना है। सबसे पहले हम समझेंगे हमारा शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना है। तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, हमारे एंडोक्राइन जो अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, तो ऐसे कई सारे जो तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, वो सब मिलके हमारे बॉडी को बनाते हैं। और वही सिस्टम अगर हम देखेंगे वो भी हमारे छोटे छोटे चीजों से बना है, वो होते हैं ऑर्गन, या हम उनको अंग कहते हैं। जैसे कि हम अगर पाचन तंत्र की बोलेंगे तो पाचन तंत्र जो बना है हमारा पेट से, हमारी आंतों से, हमारी जो है खाने की नली से, हमारे मुख में जो दांत है, जीभ है, ये सारे उसके पार्ट्स हैं, ये उसके सारे अंग हैं, उनसे मिलके हमारा तंत्र बनता है। अब एक अंग भी किसी ना किसी चीज से बना होगा, तो वो जो अंग जो हमारा बना होता है वो बना होता है हमारे टिश्यू या हमारे ऊतक, हिंदी में टिश्यू को ऊतक बोलते हैं, उनसे मिला हो बन के कई सारे ऊतक होते हैं, 4 तरह के ऊतक होते हैं, उन तरह से ही मिलके हमारा एक अंग बनता है। अब ऊतक भी किसी ना किसी और छोटी चीज से बना होता है, तो उसके बाद जो सबसे छोटी इकाई आती है वो हमारे होते हैं सेल, या हम कहते हैं कोशिका। तो कोशिका जो होती है एक सबसे छोटी इकाई है जो कि हमारे शरीर के अंदर काम करती है। ठीक है, जो सेल होते हैं, सेल मिलके हमारे क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके हमारे सिस्टम बनाते हैं, और सारे सिस्टम्स मिलके हमारे एक शरीर को बनाते हैं। तो सेल, अगर हम किसी इमारत को देखते हैं तो ऐसा समझते हैं जैसे एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होती है, लेकिन वो उसकी जो बुनियादी चीज क्या होती है, जो उसका सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है एक ईंट। ईंटों से मिलके क्या बनते हैं, दीवार खड़ी होती है, दीवार से क्या बनते हैं, कमरे होते हैं, और कमरे जब मिला दिए जाते हैं तो जो एक तरह से आप कह लो फ्लोर बनते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, और इसी तरह से पूरी एक इमारत खड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही यह हमारे शरीर की भी निर्माण होता है। जी मैम, कहने का मतलब है जी कि सेल हमारी ईंट हो गई, टिश्यू हमारे कमरे हो गए, और जो टिश्यू ऑर्गन, दीवार, टिश्यू आप दीवार समझोगे, अच्छा, टिश्यू और दीवार हो गई, जो और छत हो गई उसकी वो ऑर्गन्स हो गए।
नहीं, और छत नहीं कहेंगे, क्योंकि छत भी एक तरह से, मतलब आप कहने को छत कहते हैं, लेकिन जो चार दीवारी कह देते हैं ना हम, चार दीवारी हो गई या जमीन हो, फर्श है या छत है, ये सारे मिलके जो है एक तरह के हमारी दीवारों का ही काम करते हैं, वो हमारे टिश्यू होते हैं। टिश्यू और हो गए। फिर एक कमरा जो बन जाता है वो एक तरह से हमारा ऑर्गन बन जाता है, और जब कमरे कमरे मिलके आपकी क्या बन जाती है, मंजिल बन जाती है, वो हमारे तंत्र बन जाते हैं, और कई सारी मंजिलें मिलकर एक पूरी इमारत खड़ी कर देती हैं, जैसे कि हमारा शरीर। ओके। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, तो इसमें मैंने रिवर्स तरीके से आपको बताया, मैं पहले सेल से पढ़ाती, लेकिन आपको समझाने के तरीके में इस पिक्चर के हिसाब से मैंने थोड़ा रिवर्स करके पढ़ाया कि पहले ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर टिश्यू, फिर सेल। अब इसमें वही बात समझेंगे, सेल हमारा टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा है कि ऐसे ही हमारे जो है शरीर का निर्माण होता है, जो सबसे छोटी इकाई मिलके ग्रुप में बन जाती है। जैसे कि अब हमारी एक क्लास चल रही है, आप एक एक जो है समूह हमने बना लिया ना अपना, कई सारे स्टूडेंट मिलके यहाँ पर आप एक जैसे एक एक सेल हो रहे हो, ठीक है, सब ने मिलके हम एक जैसे टिश्यू बन गए। और ऐसे ही कई कई क्लासेस चलती हैं आपकी, कोई एनाटॉमी की, अभी आपकी शायद गोरख संहिता की चल रही थी, इस तरह से हमारा एक ऑर्गन बन गया। तो फिर ये सारे ऑर्गन्स अलग अलग मिलके हमारा ये पूरा एक MDIY का सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, या हम एक तरह से इसको बोलेंगे, फिर हमारे शरीर का निर्माण हो गया। तो एक सिंपल एग्जाम्पल में, तो सबसे छोटी शरीर की इकाई जो है हमारी वो होती है सेल। अब सेल के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार रूप से यहाँ पर समझेंगे। तो सेल भी अपने आप में बहुत ही जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि एक छोटे सेल के अंदर पूरी एक फैक्ट्री चल रही होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो काम कर रही होती है, उसके अंदर की भी कुछ जो है फंक्शनिंग चल रही होती है, कुछ ना कुछ क्रिया चल रही होती है। वो भी कोई उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग है ना, वो भी एक लिविंग चीज ही है। तो एक सेल को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों का भी काम चल रहा है, उसको हम थोड़ा सा विस्तार में यहाँ पे देख लेते हैं। परंतु उससे पहले आप ये समझोगे कि जो सेल होते हैं ना, कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। ज्यादातर सेल इतने महीन होते हैं, एक सुई की नोक में भी कई बार बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, और कई बार कुछ उससे बड़े भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर सेल्स को अगर हमें देखना है तो हम अपने माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत महीन होते हैं। और उसके अंदर का देखने के लिए और एक सूक्ष्म वाला माइक्रोस्कोप होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो हम यूज करते हैं। कुछ सेल होते हैं जो हम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा आमतौर पर इतना बड़ा सेल नहीं होता कि आप नंगी आंखों से देख सको। अगर आपको याद होगा, कुछ आप में से होंगे, जब हम 8वीं या 9वीं कक्षा में थे, तो लैब में आप लोगों को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ शायद आप लोगों ने स्लाइड्स बनाई होंगी, आपसे प्याज मंगाई होगी, तो प्याज का छिलका लेके आपने स्लाइड पे रख के देखा होगा, याद है? शायद आप लोगों ने किया हो, हाँ जी मैम। है ना? Yes, और ma'am. हाँ, तो वो हमने देखे थे प्लांट सेल, क्योंकि ये तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, हर चीज सेल से बनी है, हर चीज सेल से बनी है। तो वो जो पौधे भी होते हैं उनके भी अपने सेल्स होते हैं, वो प्लांट सेल्स होते हैं, उनकी रूपरेखा अलग होती है। और जो हमारे ये जो हम बात कर रहे हैं ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल भी होते हैं, एनिमल सेल भी होते हैं, सबके अलग अलग सेल होते हैं। और हमने एक स्लाइड और बनाई थी 9th क्लास में, अगर आपको याद होगा, अपने मुंह में से हमने थोड़ा सा पार्ट को लेके, म्यूकस को हाँ, लेके चीक भी सेल। हमने बनाया था, चीक सेल। यस, वेरी चीक गुड, सेल लेके। बहुत हाँ जी। सुंदर। तो वो भी हमने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर इसी प्रकार से जो है सेल्स होते हैं, जिसको हमने उस समय पे देखा था। अब यही सेल मिलके जो हम आगे की बात करेंगे उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। वो सेल आपने बहुत ही माइन्यूटली देखा था, उसके अंदर के पार्ट्स आपने उस समय नहीं देख पाए थे, क्योंकि उसके अंदर पार्ट्स देखने के लिए हम लोग और एक सूक्ष्म रूप का या बहुत ही एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उन्हीं के द्वारा उसके अंदर की चीजें देखी जाती हैं। तो सेल जो है यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे, इसकी एक बाउंड्री है, जैसे कोई भवन होता है, उसकी चार दीवारी होती है ना,
होती होगी, जैसे आप देखते होगे कहीं पे भी, आप कोई भी स्कूल में जाओ, कोई भी कॉलेज में जाओगे, उसकी बाउंड्री जरूर होती है। क्यों होती है? उसकी रक्षा के लिए, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु गैरा घुस जाएगा। तो भैया ऐसा कोई भी, हर कोई अंदर ऐसे नहीं आ सकता, इसीलिए क्या है उसमें आपको जो है उसकी एक बाउंड्री होती है, उसकी रक्षा के लिए, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ऑरेंज कलर की जो दिखाई दे रही है बाउंड्री है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर अब बहुत सारे आपको छोटे 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 जो हैं दिखाई दे रहे होंगे, वो उसके ऑर्गेन्स हैं छोटे छोटे एक तरह से, उनको हम इंग्लिश में ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सॉरी। तो आप देख रहे होगे एक ब्लू कलर का, पॉइंटर से। हाँ जी, ओके सॉरी, हाँ यस, ये जो ऑरेंज कलर की जो आपको ये दिख रही है, ये पूरी इसकी बाउंड्री वॉल है प्रोटेक्शन के लिए। इसको हम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी बहुत चीजों से मिलके बनी होती है, हर चीज जो है हमारे इसमें और बेहतर कुछ ना कुछ चीजों से बनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहोगे, ये है गोल्गी बॉडीज, ये जो पर्पल कलर के हैं फोल्ड्स टाइप इसमें होते हैं, ये हमारी होती है गोल्गी बॉडीज। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारा, इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे होंगे। इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी जो भी सेल के अंदर जब फंक्शनिंग होती है, क्रिया प्रणाली होती है, उसको हम मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बोलते हैं। चयापचय का जो हमारा काम होता है, तो उससे जो हमारी ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेव होती है, इसलिए इनको पावर हाउस भी बोला जाता है। ओके, और छोटे छोटे लाल बिंदु हैं, ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। इन सब के बारे में अभी हम आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, अभी पिक्चर में देख लेते हैं। ये देखिए लाल लाल, ये थोड़े से ब्राउन कलर के डॉट्स डॉट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हैं, हरे के ऊपर चिपके हुए हैं और बिखरे भी हुए हैं, ये हमारे होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसको काम करने के लिए सेल के पास खुद का भी एक दिमाग होता है, ऐसे ही कोई काम नहीं करता, उसका खुद का एक दिमाग होता है, जो कि ये है बीच में सेंटर में आपको राउंड कलर का ये जो है और रेडिश ऑरेंजिश दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये सेल का खुद का ब्रेन है जो उसके सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ब्रेन के सेंटर में भी एक कंसंट्रेटेड पार्ट होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि हरे रंग का यहाँ पर दिख रहा होगा, और एक ये लाइट कलर का जो सेल के आसपास ही होते हैं, ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ हमारे यहाँ पे लाइजोसोम बॉडीज होती हैं, ये जो है ये हल्के नीले रंग में दिख रही है, यहाँ है, यहाँ है, ये लाइजोसोम्स बॉडी होती हैं। और पेरिऑक्सिजियम भी है। ये सारे कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रणाली, इन सबके काम आपस में बटे हुए हैं, सबका काम कुछ ना कुछ अपने आप ही बटा हुआ है, उसको हम अभी देखते हैं। और ये जो बीच में जहाँ पे ये ऑर्गेनेलीज है, ये जो आपको सफेद से रंग का दिख रहा होगा या बहुत ही हल्के लाइट ब्लू कलर का है, ये भी एक तरह का हमारा लिक्विड है, ये ऐसे ही खाली नहीं है, ये हमारा यहाँ पर हमारा जो है ये एक तरह का हमारा लिक्विड है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इन सबके काम कहीं ना कहीं अलग तरीके से होते हैं, तो आगे हम विस्तार रूप से देखते हैं कि किसका काम कहाँ पर है। अच्छा, इसमें अभी इतना डिटेल में नहीं है मैम। जो प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में होता है और ये प्लाज्मा, ये दोनों अलग अलग है? नहीं नहीं, लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो अलग तरीका होता है, इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये सेल का है। ओके, ठीक है, वो ब्लड का है, ये सेल का है, तो फॉर्मेशन सबकी थोड़ी सी अलग हो जाती है उनके काम के हिसाब से।
यहाँ पर इनका काम अलग है, उधर उनका काम थोड़ा सा अलग होता है। ये अभी हम इधर जो है इसमें साइटोप्लाज्म का ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो उसके न्यूट्रिएंट्स या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल को न्यूट्रिशन देने के लिए है। सेल के अंदर जो है ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन रहे, क्योंकि लिक्विड है, इसका खुद का प्रेशर होता है और बाहर भी कुछ ना कुछ लिक्विड होता है। जो इसके बाहर का लिक्विड है, इसके अंदर का लिक्विड है, उन दोनों का प्रेशर मेंटेन रहे, ये सब ठीक से काम करते रहे। बेसिकली इनका ये काम होता है। ठीक है, तो इसमें अभी डिटेल में नहीं है, आगे स्लाइड आएगी तो वो हम डिस्कस कर लेंगे इन सबके बारे में डिटेल में। तो अब सेल जो होते हैं, जो एक जैसे दिखने वाले और एक जैसा काम करने वाले, वो ना आपस में ग्रुप बना लेते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, हम लोग एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। कुछ लोग मास्टर्स करते हैं योग में, उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है, क्योंकि एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक जैसी उनकी स्टडी चल रही है। यहाँ पर हम लोग नेट की तैयारी करें, एक हमारा ग्रुप है। तो एक जैसे दिखने वाले और एक जैसे काम करने वाले सेल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज। उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज, या हिंदी में हम इनको बोलते हैं ऊतक। और ये हमारे शरीर में जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। इनका ये स्पेशल अपने एक अलग ही काम करने के लिए होते हैं। ओके, तो ये 4 तरह के हमारे होते हैं। पहला हम इसको बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा नर्वस टिश्यू और फिर हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये 4 तरह के ही होते हैं। अब हम इनके बारे में और विस्तार से देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लाइड। आप समझ गए हैं ऊतक के बारे में? जी मैम। यस मैम। आपने पहले पढ़ा हुआ है क्या इस बारे में? जी मैम। जी। हाँ, कुछ क्लासेस हुई थी ना पहले। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 तरह के टिश्यूज या ऊतक होते हैं। इसके बाद हाँ, अब ये टिश्यूज मिलके क्या काम करते हैं? ये टिश्यूज मिलके हमारे एक एक ऑर्गन को बनाते हैं, जैसे कि हमारा पेट है, हमारा यूट्रस है, हमारा ब्लैडर है, हमारी आंतें हैं, हमारा लीवर है। ये चारों ही मिलके हमारे हर ऑर्गन को बनाते हैं। कहीं ना कहीं इन सभी का ही योगदान हमारे हर ऑर्गन में रहता है। अब यही ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे शरीर में दिखा रखे हैं, दिमाग है, हमारा दिल है, हमारा पेट है, हमारी किडनियां हैं, हमारा थायराइड है, हमारे लंग्स हैं, अलग अलग। अब ये जो से इनका काम अलग अलग ही होता है, तो उसी के हिसाब से ये सब मिलके एक तंत्र को बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉडी का सिस्टम। तो हमारे शरीर में कई तरह के सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारी तंत्रिकाएं होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे अंतरस्रावी ग्रंथियां से बना है। लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम हमारा जो है इम्यूनिटी के लिए या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हमारी स्किन से रिलेटेड ही है। मस्कुलर सिस्टम हमारा पेशीय तंत्र है। स्केलेटल सिस्टम हमारी अस्थि तंत्र है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे रक्त संचरण जो है हमारा वो तंत्र है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन है। यूरिनरी सिस्टम हमारा जो इसमें किडनी और हमारे यूरिन फॉर्मेशन वाले हमारे ऑर्गन्स होते हैं। और फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, गिनतियों पे नहीं जाना चाहिए। कई बारी हमारा मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम हम कंबाइन रूप में भी पढ़ते हैं, कई बुक्स में कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा दिया जाता है। तो कई जगह पे 9, कहीं पे 10, कहीं पे 11, नंबरिंग डज नॉट मिक्स। ये सब हमारे ये सारे तंत्र के बारे में है। अब सबसे पहले यहाँ इन स्लाइड्स में बहुत शॉर्ट में ही बताया है। तो पहले है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमने बात करी थी तंत्र का तंत्र है। तो हमारे इसमें जो ब्रेन जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और वही बॉडी को मैसेजेस देता है और बॉडी से मैसेजेस भी लेता है। तो हमारा पूरा ये कंट्रोल सिस्टम जो हमारा बॉडी का होता है वो कहलाता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर हमारे अलग अलग इसके अंदर भी अंग होते हैं और अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके 2 पार्ट्स में हम इसको समझते हैं, जो कि होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र में बेसिकली यहाँ पे लिखा है मस्तिष्क जो है, जो कि हमारा मस्तिष्क यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है। और मस्तिष्क से ही हमारी जो है
एक मेन जो है हमारा पार्ट निकलता है, ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं मेरू रज्जु। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और अब हमारी ब्रेन से और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से और छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं, उनको हम, ये जो हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती हैं, ये होते हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि 12 होती हैं पेयर में। और स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी नर्व्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, 33 पेयर होते हैं उनके। ठीक है, अब इसकी हमारी पूरे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होता है नर्व सेल। जैसे ये सारे हमारे जो नर्वस सिस्टम बना ऐसे ऐसे एक एक ऑर्गन से, और ऑर्गन बने हमारे टिश्यू से। वो टिश्यू यहाँ पर है हमारा नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू किससे से बना, नर्व सेल से। तो नर्व सेल हमारा इसका सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो इकाई है, सबसे छोटी इकाई नर्व सेल है। ओके, तो नर्व सेल जो है वो बेसिकली, उसके बारे में बता दूं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ होती रहती है, हमारा शरीर बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, चोट लगती है तो रिपेयर हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा सेल है हमारा नर्व सेल, जो कि कभी लाइफ में मल्टीप्लाई नहीं होता, और उसको जितनी भी लाइफ मिली हुई होती है वो उतने पे ही काम करता है। अगर वो खत्म हो जाता है, वो दोबारा से जो है मल्टीप्लाई नहीं होता, उसकी रीग्रोथ नहीं होती है। ओके, तो हमारा ये है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आता है, दैट इज अ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी में, पेरिफ्री में, मतलब पूरे विस्तार से फैले हुए हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसमें भी मैंने बताया क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और इसके साथ साथ ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम और होता है, दैट इज अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो अपने आप ही कंट्रोल करता रहता है हमारी पूरी बॉडी को। उसके जो बना होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व से। ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, कुछ भी बॉडी के अंदर काम हो रहा है, उस सब को हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में मैं 10-15 मिनट आप लोगों को दूंगी, तब आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, नोट करके रखिएगा। अब हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। ये हमारे जो है सांस जब हम शरीर में लेते हैं तो उसके हमारे पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम अपने जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर है, जो यहाँ पर एयर इज व्हाट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारे वातावरण में, वायुमंडल में जो हमारे जो वायु है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो उन्हीं में से जब हम श्वास भरते हैं तो वायु हमारे शरीर के भीतर जाती है और हम वापस छोड़ते भी हैं। तो कुछ जो है हमारी गैसेस जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, कुछ और भी उसके साथ जाती हैं, और हमारे लिए जो अच्छी हैं हम रख लेते हैं, और जो हमारे लिए शरीर के लिए ठीक नहीं है हम उनको बाहर छोड़ देते हैं। तो श्वास प्रश्वास के जरिए हम इसको बाहर कर देते हैं। तो इसके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है वो सबसे पहले हमारा नोज होता है, नाक से ही हम श्वास लेते हैं। तो नोज है नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से होते हुए इसके ऊपर हमारे कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनको हम साइनस बोलते हैं। वो हमारे जो सांस हम भरते हैं उसकी एयर के अंदर जो है वो कंट्रोल करती हैं प्रेशर को भी और उसके अंदर टेम्परेचर को भी। ठीक है, तो श्वास जब हमने नाक से भरी, फिर वो हमारे फेरिंग्स से होते हुए हमारे नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो फेरिंग्स का जो जिसमें हम सांस भरते हैं वो हमारा होता है नेजोफेरिंग्स का पार्ट। फिर और फेरिंग्स बेसिकली हमारे नोज का भी पार्ट होता है, हमारे मुंह का भी पार्ट होता है, और हमारे गले का थोड़ा सा हिस्सा भी होता है। ये पूरा पार्ट हमारा फेरिंग्स का होता है। तो नाक से सांस भरते फेरिंग्स से जाती है, वो जाती है फिर हमारे लैरिंग्स में। लैरिंग्स में
हम देखते हैं, एक ये नीले रंग का आपको ढक्कन दिख रहा होगा, इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जब हम सांस भरते हैं तो ढक्कन खुला रहता है ताकि हवा जो है हमारी प्रॉपरली जो नीचे श्वास नली में चली जाए। अगर हम, क्योंकि ये कॉमन एरिया है हमारा खाने का भी और सांस का भी, अगर हम खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है कि खाना हमारी सांस की नली में ना चला जाए। ठीक है, तो ये एपिग्लॉटिस का ये काम है, ये हमारे इसको प्रोटेक्ट करता है कि खाना अंदर ना जाए। इसीलिए कभी भी खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, कि आप जब कई बारी उसकी वजह से ढक्कन खुल जाता है तो हमें धक्का लग जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस है जो प्रोटेक्शन करता है हमारी लैरिंग्स की। फिर जब श्वास नीचे जाती है और नीचे जाती है, जो मेन हमारी विंड पाइप हम इसको बोलते हैं, श्वास नली, वो है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारी बनी होती है कार्टिलेजेस से। फिर उसके बाद ट्रैकिया जो है हमारे दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, उनको हम ब्रोंकस बोलते हैं। एक राइट साइड चली जाती है, एक लेफ्ट साइड चली जाती है। आप देखोगे ये राइट ब्रोंकस है जो यहाँ पर चली गई है, और ये विभाजित हो गई है लेफ्ट साइड पे। दो हिस्सों में विभाजित होने के बाद वो फिर और छोटी 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 ब्रांचेस में हो जाती है, और छोटे छोटे उसके विभाजन होते चले जाते हैं, जिनको हम ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स हम बोलते हैं। और अंत में जब वो जो ये जो इनका जो ब्रोंक्यूल्स जो एंड होता है, वो होता है एक तरह के हमारे इस तरह के पार्ट में, इसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई एक तरह का हवा का गुब्बारा होता है, एयर सैक होता है, इसके अंदर जाके हवा जो है भर जाती है। तो एंड पार्ट जो हमारे इनका जो ब्रोंकस का जो इन ब्रांचेस का है, वो हमारे एल्वोलाइज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अंगूर का गुच्छा होता है ना, पूरे उसमें ब्रांचेस जाके एंड होती है आपके एक अंगूर के, हमारे अंगूर में, तो ऐसे ही एल्वोलाई होते हैं, लेकिन वो हवा के गुब्बारे होते हैं। तो वहां पर जाके हवा वहां पर भर जाती है। अब इन एल्वोलाई के ऊपर जो है आसपास बहुत सारी जो होती हैं, क्या होती हैं, खून की नालियां, नलिकाएं होती हैं, बहुत ही महीन वाली होती हैं, जो कि होती हैं कैपिलरीज। वहां पे जो गैस का जो एक्सचेंज ना ब्लड में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो एल्वोलाई की इतनी महीन होती है, आराम से गैसेस वहां से आसपास ब्लड में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल उसमें मैंने आपको बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उन्हीं ब्लड से, ब्लड में बेसिकली हमें शरीर को चाहिए होती है ऑक्सीजन। हम जब सांस भरते हैं, जाती है जाती है जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, एल्वोलाई में जाती है, तो ऑक्सीजन ब्लड जो है वो ले लेता है। ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी नाइट्रोजन भी होती है, और कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी अंश होता है, वो ब्लड में जाता है। ब्लड से होता हुआ हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। और वहां पे फैलता फैलता हमारे कहाँ जाता है, हमारे सेल तक जाता है। सेल के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, वहां पे ऊर्जा बनती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपको ध्यान हो, मैं दिखाती हूँ। ऊर्जा बनती है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। यस, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बंद होती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है हमारा क्या होता है, हमारे कुछ गैस ऐसी बनती है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले लेता है, फिर सारे उसमें होता 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 वो जो है ब्लड हमारे लंग्स के पास पहुंचता है। वहां पर जो है हमारे एल्वोलाई जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और उसे फिर हम बाहर वापस लेते हुए अपने ट्रैकिया से, लैरिंग से, फेरिंग से, नाक से लेते हुए हम बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन मतलब जब हमने श्वास भरा, ऑक्सीजन गया, और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर उसे हमने बाहर छोड़ दिया। तो बेसिकली on a very simple note, this is the respiratory system. These are the parts and I'm telling the function. Is it okay? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूँ, सबको समझ आ रहा हो? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बिकॉज अभी मैम बहुत थोड़ा शॉर्ट। सा फास्ट, मुझे थोड़ा सा फास्ट लगे आप। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्योर ब्लड में ऑक्सीजन होती है और इनप्योर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है। हाँ देखो, वैसे ना प्योर इम्प्योर हम नहीं कहेंगे, कभी भी खून ऐसा गंदा नहीं होता है। हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड शब्द ज्यादा यूज करेंगे तो बेहतर है, इम्प्योर ना कहें।
बिकॉज इम्प्योरिटीज बहुत अलग चीज हो जाती हैं, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। मतलब गंदा खून ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम लेमैन को समझाने के लिए हम ये बोल देते हैं कि प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है ना। तो अगर आप परफेक्शनिस्ट की तरफ जाना चाहते हो तो आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड शब्द करेंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में भी इजी आएगा। जी कोई? डीऑक्सीनेट वही होता है ना जिसमें कार्बन होता है, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको डीऑक्सीनेट कहते हैं, और ऑक्सीनेट जो ऑक्सीजन से हाँ रहित जी, होता बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऑक्सीजनेटेड में मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन हटा दी गई है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अभी बहुत डिटेल में नहीं इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, स्लाइड में है भी नहीं। जब हम बहुत डीप में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इन चीजों के ऊपर और डीप में चले जाएंगे, ठीक है। होप सो मैम यहाँ से समझ आ रहा है। ओके जी? मैम। मैम हार्ट की नसें कहाँ से निकलती है मैम, नर्वस? देखो वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। ओके। हर सिस्टम है, लेकिन अलग ना होते हुए भी सारे सिस्टम काम एक साथ ही करते हैं। वो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, हम उसमें अलग समझते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में ज्यादा समझ रहे हैं, लेकिन होता तो वो भी ब्लड के माध्यम से ही है, क्योंकि उसके बाद जो है लंग्स ब्लड में ही दे देता है। बट जो आप प्रश्न कर रहे हो वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम सर्कुलेटरी में आता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ये भी हमारे बॉडी का एक तरह से वो है, कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के साथ ज्यादा मिलके काम करता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा अंतरस्रावी ग्रंथियां। अब ग्रंथियों से इसमें समझने से पहले आपको एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स के बारे में समझना चाहिए, बट अभी मैं शॉर्ट पे ही बता देती हूँ। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हार्मोन्स हमारी कुछ ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ को, विकास को, मेटाबॉलिज्म जिसको कि हम चयापचय जो बोलते हैं, जितने भी हमारे सेल काम कर रहे हैं, जो भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी स्लीप, हमारा मेंटल स्टेटस, ये सब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, हम सिर्फ उनके नाम पढ़ते हैं अभी। दैट इज अ पीनियल ग्लैंड, आप देख रहे होंगे, जो कि हमारे मस्तिष्क में है। और हमारी है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में हमारे हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच होती है। फिर हमारे गले में जो आती है वो होती है हमारे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही अटैच होते हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड। फिर हमारा अनाहत चक्र, हम जिसको जैसे समझते हैं, क्योंकि सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे चक्रास पे ही सिचुएटेड है। अगर आप देखोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे आज्ञा चक्र पर है, विशुद्धि चक्र पर हमारा थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड है, अनाहत चक्र पर हमारा है थाइमस ग्लैंड। अब हम पेट की तरफ आते हैं, तो पेट में हमारे है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, ठीक है। तो ये हमारे पाचन तंत्र का भी हिस्सा है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है। उसके बाद हमारे जो आती है वो है एड्रीनल ग्लैंड्स। ये हमारे मणिपुर चक्र पे आप देखोगे दोनों ही आ रहे हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो है हमारे किडनी के ऊपर सिचुएटेड हैं, उनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। फिर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आते हैं हमारे स्वादिष्टान और हमारे मूलाधार चक्र पर हमारी ओवरी और हमारे टेस्टिस, ठीक है। प्लेसेंटा सिर्फ प्रेगनेंसी में ही काम करता है। ओके, तो ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। इसी के साथ हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड पूरे शरीर में प्रवाह होता है ना, हमारे शरीर में वो एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली हमारे शरीर के अंदर क्लीनिंग का काम करता है। इसका भी काम एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी का काम करता है। तो ये भी हमारे इसमें ये हमारे जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, या कोई भी इस तरह का बाहर का आप कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जब होता है, तो इसका रोल हमारे इम्यूनिटी में बेसिकली ज्यादा होता है, वो होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। देन द इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, बेसिकली हमारी स्किन
हमारे हेयर, हमारे नेल्स इससे ज्यादा रिलेटेड है। तो ये हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम है जो कि हमारी त्वचा के बारे में हम डीप में पढ़ते हैं। यहाँ पे इसको अभी मैं नहीं डीप में पढ़ाऊंगी बिकॉज बहुत ज्यादा ये डीप हमारा है। बस हम त्वचा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे हमारे त्वचा में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो मुख्य रूप से 3 लेयर हम समझते हैं। एक एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर हमारी डर्मिस लेयर होती है, फिर सबक्यूटेनियस होती है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 होती है। अब एपिडर्मिस भी हमारी जो है कई चीजों से मिलके बनी है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो जो बाहरी त्वचा होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो उसके अंदर भीतरी जो होती है डर्मिस होती है, वहां पे हमारे जो हेयर होता है, हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये सारा, और हमारी ब्लड कैपिलरीज भी वहां पर हो रही होती है। और नीचे एक हमारी ना जो फैट वाली लेयर होती है जो डर्मिस के नीचे होती है, दैट इज अ सबक्यूटेनियस। तो इसमें अभी हम ज्यादा नहीं इसको डीप में पढ़ते हैं, आगे करती हूँ। लास्ट मैंने वो आई थिंक वो स्टार्टिंग वाली होगी जो अंदर तक भरी होती है, मतलब कौन जड़, सी? जो लास्ट वाली आपने बताई, थर्ड वन। हाँ, वो काफी डीप में होती है सबक्यूटेनियस। बाहरी वाली जो होती है, जो आमतौर पर आप देख रहे हो, डेट इज अ डर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बहुत ही पतली ही होती है, उसी के ठीक नीचे हमारी डर्मिस होती है। सबक्यूटेनियस बेसिकली फैटी लेयर होती है, वो थोड़ी सी डीप होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो है हमारे मस्कुलर टिश्यू से बना है, और टिश्यू जो है एक एक सेल से बना है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी काम होता है, कोई भी मूवमेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के द्वारा ही होती है। जो भी कहीं पे भी मूवमेंट का काम है, हलचल का काम है, वो सिर्फ आपका मसल्स ही करती हैं। मसल्स के बारे में और डीप में हम चलेंगे। ठीक है, तो अलग जो यहाँ पर इस पिक्चर में जो दिखाई है, ये वो मांसपेशियां हैं जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारे शरीर को मूवमेंट प्रदान करती है। अभी मैं बोल रही हूं, मेरा मुंह हिल रहा है, अगर मैं चलना शुरू करूंगी, मेरे पैर चलेंगे, तो यहाँ पे मेरी बोन्स साथ में मदद कर रही हैं। तो वहां पर मेरी यही मांसपेशी जो होती है, इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, वो काम होती हैं। इसके अलावा भी हमारी और मसल्स होती हैं, जहां पे भी हमारा शरीर काम कर रहा है, कोई भी मूवमेंट है, मूवमेंट का काम मसल्स का ही है, क्योंकि मसल के अंदर ही, मसल की ही एक प्रॉपर्टी है, वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। सिर्फ मसल का ही काम ऐसा है जो सिकुड़ेगी और फैलेगी, तो उसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है कोई भी मूवमेंट पैदा होगी। ओके, अब हम अस्थि की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारी शरीर को अबे हमें एक फ्रेम मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, चमड़ी भी गिर जाएगी, सारे अंग गिर जाएंगे, उनको कोई थामने वाला कोई फ्रेम तो होना चाहिए ना। तो एक ढांचा तो करते हो ना, जैसे अगर आप घर बनाते ही हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो क्या लगाते हो, पिलर लगाते हो ना, लोहे के। आपने देखा होगा ना, पिलर लगते हैं, अंदर सरिया लगाते हो, ताकि ढांचा मजबूत रहे, नहीं तो ढह जाएगा, है ना। आंधी तूफान आई, बस जरा से उसमें ढह जाएगा। तो मजबूती के लिए, एक पिलर के लिए, उसको एक फ्रेमवर्क के लिए हमारे को भी एक ढांचा होता है, उसको हम हड्डियों से निर्मित होता है, इसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, या अस्थि हमारा ये जो है तंत्र होता है। तो इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं, उनके बारे में हम और बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, जो रक्त की बात कर रहे थे वो यहाँ पर आया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यहीं पर आप देख रहे होंगे कि हमारे शरीर में 2 तरह का, यहाँ पर अब रेड और ब्लू कलर का ब्लड दिखाया है। तो रेड कलर का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हम इसको प्योर इम्प्योर भी बोल देते हैं, साफ गंदा खून भी बोल देते हैं। ठीक है ना, रेड माने ऑक्सीजन से भरा हुआ, और जो ब्लू है वो कार्बन डाइऑक्साइड से। यस यस, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम समझने के तौर पर इसको इस तरह से समझा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ब्लड से ही न्यूट्रिशन जाता है, ब्लड से ही एनर्जी जाती है, और हमारा जो ऑक्सीजन भी हमारी उसी से ही जाती है। तो ये पूरा जो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाता है। इसका जो एक पंप का काम करता है वो होता है हमारा दिल। दिल कुछ नहीं है, जैसे आप लोगों के घर में एक मोटर पंप लगी हुई होगी, रोज सुबह उठ के चलाते हो ना, आपकी टंकी में पानी भर जाता है, करते हैं ना आप लोग। तो बेचारा दिल का बस यही काम है,
उसके अंदर और कोई उसका खुद का नहीं है, वो बस वो पंप का काम करता है। वो इधर के जो है ब्लड को उधर कर देता है, फिर उधर के ब्लड को इधर करता रहता है। आपका जो मोटर चलाते हो, पानी आ रहा होता है, वो ऊपर टंकी में चढ़ जाता है, फिर वो पाइप के सहारे फिर आपके वापस किचन में आ जाता है, फिर वो चलाते हो। तो ये बेसिकली हार्ट इज ओनली लाइक अ पंप, एक पंप है जिसका काम है कि पूरे रक्त का अच्छे से जो है संचार हो आपके शरीर में। उसके और बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो हमारा फिर पाचन तंत्र है, जो कि हम एनर्जी तो हमें जो है चाहिए ही चाहिए, और वो खाने से मिलती है। अब हम जो भी खाना खाते हैं उसको वो छोटे 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 जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बहुत छोटे उसमें घटकों में बना देता है, ताकि वो पचने में सरल हो, ताकि हम उनको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकें और वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन दे। तो हमारे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा मुंह के अंदर भी हमारे दांत हैं, हमारी जीभ है, फिर उसके बाद हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये हमारी जो है खाने की नली है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस है। फिर हमारा खाने में जो है पेट में जाता है, जो कि स्टमक में जाता है। वहां के बाद हमारे स्टमक से निकल के हमारी छोटी आंत होती है। छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है, वो होती पतली है पर लंबाई बहुत होती है उनकी। इधर से खाना जाता हुआ फिर हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है कि वो चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत से बहुत कम होती हैं। यहाँ से खाना होता हुआ फिर वहां पर हमारा जो भी वेस्टेज है, न्यूट्रिएंट्स हम निकाल लेते हैं, बचा खुचा जो हमारे शरीर के लिए बेकार का है, वो मल के रूप में हमारे शरीर से रेक्टम और एनस से बाहर चला जाता है। तो दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही यूरिनरी सिस्टम है। हमारे शरीर के अंदर जो है जो भी टॉक्सिन्स या वेस्ट मटेरियल बनता है, वो हम जो है उसको भी बाहर भेजते हैं। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। यहाँ भी जब हमारे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है, खून को जब हम फिल्टर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गंदगियां भी आ जाती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो एज रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे खाने में जब हम पचाते हैं, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो वो यूरिन के माध्यम से बाहर जाते हैं। तो वहां पर जो फिल्ट्रेशन का काम करती है हमारी किडनी, 2 किडनी होती है राइट और लेफ्ट में। ब्लड आता है, फिल्ट्रेशन होती है। जैसे चाय की छलनी में आप चाय को छानते हो, ऐसे ही वहां पर बहुत सारी ग्रुप में छलनियां होती हैं, वो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। और जो वहां पर टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, वो किडनी जो है, ये देखिए आप, यहाँ से यूरेटर है, ये यहाँ से यूरिन, किडनी के अंदर ही यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, और वो यूरिन जो है यूरेटर के माध्यम से होता हुआ ब्लैडर के अंदर भर जाता है। जब ब्लैडर की खुद की अपनी एक कैपेसिटी होती है, ब्रेन को मैसेज जाता है कि आप उसे खाली करो, फिर आप जाके अपने ब्लैडर को बाहर, इसको यूरिन को बाहर निकाल आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी जो है खून की बहुत बड़ी ये नली है, जिसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। ये हमारे डिवाइड हो जाती है, यहाँ से हमारे ब्लड जाता है फिल्ट्रेशन होके। तो यहाँ पे किडनी का बेसिकली काम फिल्ट्रेशन का है, और हमारे बॉडी से यूरिन का फॉर्मेशन का है। फिर हमारी लाइफ साइकिल को चलते रहना है, तो एक जीव से दूसरा जीव बनता है। तो उसमें जो इसको हम, हमारा जो प्रजनन तंत्र है, यहाँ पे हमारे मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स के बारे में बताया है। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू लाइफ बनती है, एक न्यू सेल बनता है, जो कि हमारी एक फीमेल का जो ओवरी से एग आता है, और मेल के जो टेस्टिस से स्पर्म आता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया सेल फॉर्म होता है, एक नया जीव फिर हमारा फॉर्म होता है। तो ये हमारे आज की यहाँ पर हमने बात करी, ये पूरा सिस्टम आज हमने शॉर्ट में देखा। मैम एक बार एंडोक्राइन सिस्टम वाला स्लाइड दिखा देंगे प्लीज? हाँ, मैं एक मिनट दिखाती बोन्स वाला भी दिखाइएगा। बोन्स वाला 206 हड्डियां पूरा। अच्छा, मैं एक मिनट, बस ये 1 मिनट, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ये सारी ना बहुत डिटेल्स में मुझे बाद में दिखाना तो है ही। मैं दोबारा से कर देती हूँ। अभी दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ओके, जी जी। मैं सारी स्लाइड्स बस एक बार फटाफट रिव्यू कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम।
मैम 1 सेकेंड होल्ड ऑन। एंडोक्राइन सिस्टम पर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी चाहिए। हाँ वही ले रही हूँ। अभी हम ना इन सिस्टम्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप निश्चित रहिए। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही हमने किया है, तो आपको ताकि पता चल जाए कि हमारा शरीर कैसे बना था, किसके कॉम्बिनेशन से बना था। वी विल डिस्कस ऑल दी सिस्टम्स इन अ डिटेल, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में हम इनको और डिटेल में करते रहेंगे, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक दो बार देखने से क्या है समझ में आएगा, हमें तो समझ जी ही में जी, नहीं आया, उड़ गया सब। ऐसा क्यों? अभी हम एक एक सिस्टम को जब हम डिटेल में करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया क्लास थी। मैम मैम सेम बहुत अच्छे से आपने क्या मैम बताया? पीडीएफ इजी वे में काफी समझाया है। एक मिनट, मैं एक दिन स्लाइड को ऑफ करती हूँ, फिर आप बताइएगा मुझे। जी हाँ जी, मैम सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक्स में क्या बताया था आपने? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमारा नर्वस सिस्टम, हम उसके 3 पार्ट्स में हम उसको समझते हैं। एक मैंने बताया था जो हमारे बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है, तो हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर उसी से ही हमारी जो नर्व्स निकलती हैं, जो पूरे शरीर में, जो पूरे पेरिफेरी में फैली हुई हैं, पूरे ही शरीर में जो फैली हुई हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा एक और है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक मतलब अपने आप काम करता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, हमारा वो पार्ट अपने आप ही काम करने लग जाता है। जैसे कभी बहुत सारी उत्तेजना वाली स्थिति आती है, या बहुत ही अब डिप्रेशन वाली स्टेज आती है, तो हमारा बॉडी उसी हिसाब से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करना शुरू कर देता है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक का काम है उत्तेजना के लिए आपके शरीर को तैयार करना, एक का काम है कि अगर आपका शरीर बिल्कुल ही उत्साहित नहीं हो रहा, बिल्कुल डीप में चला गया है, तो ये उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो सिचुएशन आती है, मान लो कहीं पे अभी दंगा फसाद हो रहा है, आपको लगा अरे यहाँ से भाग लो, अरे नहीं, या तो क्या होगा, आपके अंदर उसको, आपके शरीर के अंदर वो चेंजेस करना शुरू कर देगा ताकि आप उस सिचुएशन को फेस करने के लायक बन सको। तो वहां पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, बॉडी उसको कराती है। और उसी के ही ठीक अपोजिट फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक भी काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपका बॉडी का ये ज्यादा हर चीज बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा आपको उत्तेजना हो जाएगी, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों सिस्टम बिल्कुल एक दूसरे के काम करते हैं, और एक्चुअल में एक सामान्य व्यक्ति को ये हमारा बैलेंस में ही रहना चाहिए। लेकिन कई बारी कुछ लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, तो उनका बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, तो वी हैव टू कंट्रोल। परंतु हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यूजुअली हमारे को अपने आप ही बैलेंस सिचुएशन में ले आता है। वाइस वर्सा दोनों ये काम करते हैं, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वी विल डिस्कस इन फर्दर डिटेल ऑल्सो। ओके, थैंक यू। तो हम अनुलोम विलोम जब करते हैं, तो अनुलोम विलोम जो हमारा ईड़ा स्वर है, पिंगला स्वर है, ये भी हमारा इसी से ही रिलेटेड है। सब कुछ हमारा इसी से ही रिलेटेड है। ये जो नाड़ियों की बात हम करते हैं, तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं, तो हमारा ये भी वहां पर बैलेंस हो रहा होता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा बोला जाता है डू द अनुलोम विलोम, ताकि आपके बैलेंस रहे हर चीज। वेरी नाइस। या चलिए, किसी और का कोई प्रश्न? अनीता जी कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, नाइस टीचिंग, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा तो ओके, थैंक यू। तो कल हम अपने सेल से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर जिन्होंने पहले क्लासेस कर रखी होंगी तो इट्स ओके, नहीं तो थोड़ा सा फास्ट में ही हम इसको कर लेंगे रिवीजन के सॉर्ट पर, क्योंकि मुझे था कि शायद आप लोगों की पहले क्लासेस हो चुकी हैं कुछ, तो हम इसको थोड़ा सा क्योंकि आपके पास समय कम है, इसीलिए शायद मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही थी कि आप लोग जितना मैक्सिमम कर सको तो बहुत अच्छा है। समय हमारे पास कम है क्योंकि आपके डेट आ चुकी है,
तो चलिए कल आपसे इसी समय पर मिलेंगे। ओके, कोई भी प्रश्न हो तो फिर आप अपने रेडी करके रखिएगा, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। मैम एक ओके छोटा सा मैम क्वेश्चन। स्टार्टिंग से पढ़ाइए कल थोड़ा सा, मैं स्टार्टिंग में नया ज्वाइन नहीं हुई हूँ, थोड़ा आज मैंने इंटरनेट का भी स्टार्टिंग ही प्रॉब्लम किया था। है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, अभी आज कुछ हाँ, भी बहुत बच्चे- इंट्रोडक्शन था। सेल से मेरे को स्टार्टिंग में सेल से ही सुनी हूँ, उससे पहले नहीं सुनी हूँ, इसलिए मेरे को वहीं थोड़ा से सा ही स्टार्टिंग में बताते थे। मेरी बात सुनिए, वहीं से ही स्टार्ट हुआ है और अभी हम इन टॉपिक्स को बहुत डीप में पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक ओके है, ओके। अरुणा जी कुछ कह रही थी? हाँ जी मैम। मैम आपने कहा था कि अनुलोम पुष्पा जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से एक क्वेश्चन था मैम कि अनुलोम विलोम से कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक, तो इसमें क्या आएगा आंसर? मतलब इस ऑप्शंस क्या थे आपके पास? मैम यही थे जो मैं बता रही हूँ, और भी बहुत सारे थे पर इन्हीं से रिलेटेड होगा, या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आएगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे हम। ठीक है मैम, क्योंकि इससे दोनों ही हाँ, इससे दोनों ही बैलेंस हो रहे हैं ना आपको, तो हम इसमें कहेंगे कि हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो रहा है, एक पे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी जो सिंपैथेटिक वो क्या करता है, उत्साहित करता है, तो आपका वहां पे कौन सा होगा, पिंगला, और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक है वो है आपका ईड़ा, तो दोनों का ही वो काम करेगा, दोनों को ही बैलेंस करेगा, तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए तो एक ओम के साथ हम अपनी कक्षा को यहीं पे विराम देंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे। शांतिश शांतिश शांति। सभी को नमस्ते। यहीं पे आपसे जो है विराम करते हैं, कल मिलेंगे। नमस्ते। थैंक यू मैम। हाँ हरिओम। जोड़ के नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। हरिओम मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरिओम सभी हैव ए को। नाइस डे। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू मैम आप आपको सबको भी। भी नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी मैम, थैंक न्यू यू। कैलेंडर बहुत की बहुत आप सभी को शुभकामनाएं हार्दिक आपको। बधाई। हमारा नववर्ष सनातन 22 चैत्र को है, आप सभी जानती हैं, युग के साधक हैं। हाँ, परंतु कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो वसुदैव कुटुंबकम पे बिलीव करते हैं, तो ये भी ठीक है। हैप्पी न्यू कोई कैलेंडर बोलिए मैम, हैप्पी न्यू हाँ, कैलेंडर। हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, नववर्ष ही बोला। नहीं, हैप्पी न्यू कैलेंडर, क्योंकि नया कैलेंडर है, नववर्ष को नया नहीं। हाँ, क्योंकि ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर हम वैसे भी अगर हम लॉजिकली देखते हैं तो हम अप्रैल में ही हम लोग करते हैं, बट हाँ। कुछ जब चेंज होता है तो हम लोग उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ओके, हैप्पी न्यू कैलेंडर ही बोलता हूँ मैं, सभी को बोलना चाहिए। बराबर वाक्य है मैम। हैप्पी न्यू कैलेंडर, कैलेंडर तो स्टार्ट होता है, इसीलिए आप यार हैप्पी न्यू कैलेंडर बोल के बोल सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं हाँ, है। ये थैंक यू कहना बाबू, चाहता हूँ। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू।